नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली कई सदियों से सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व देश की सभ्यता की अदम्य भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत याचिका खारिज की। 5 अन्य आरोपी को जमानत मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण बोट समुद्र प्रताप का जलावतरण किया। आज सुबह 4:17 पर सेंट्रल असम में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके सेंट्रल असम के कई हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी महसूस किए गए। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमेरिका के सैन्य हमलों पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांताओं द्वारा सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही देशवासियों के मन में अद्भुत साहस और गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आशा का अनहद नाद है। सोमनाथ हमें यह बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। यह विश्वास का वह स्वर है जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान देने वालों के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2026 में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी जब जीर्णोद्धार के बाद मंदिर भक्तों के लिए खोले जाने के 45 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मई 1991 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में जीर्णोद्धार किया गया था। सोमनाथ मंदिर एक बार फिर खुल गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सोमनाथ के पुनर्निर्माण का दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भारत को आशा और सकारात्मक नजरों से देख रही है। उन्होंने कहा है कि भारत की कला, संस्कृति, संगीत और कई त्योहार वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहे हैं। वहीं योग और आयुर्वेद स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर विश्व में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के अंतर्गत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारी की पीठ ने इस मामले में 5 अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफा उर रहमान, सलीम खान और शबादा अहमद को जमानत दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अपर सॉलिसिटर जनरल सीवी राजू और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड लालू प्रसाद यादव की याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जवाब मांगा है। याचिका में लालू ने कथित IRCTC घोटाले ने खिलाफ आरोपों को चुनौती दी थी। अदालत ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। पिछले वर्ष अक्टूबर में लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव और 11 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को आज अपने बेड़े में शामिल किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा में इस पोत का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि 70% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ विकसित का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज है।
70% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ विकसित यह पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। समुद्र प्रताप में एक हेलीकॉप्टर हैंगर भी है जो इसकी परिचालन क्षमता और पहुंच को और अधिक बढ़ाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज को कमीशन करते समय इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन के दौर में समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना एक नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह जहाज कोरल रीफ और तटीय समुदायों की सुरक्षा करेगा। प्रदूषण नियंत्रण के अलावा यह जहाज खोज एवं बचाव और समुद्री गश्त के प्रयासों को भी मजबूती प्रदान करेगा। श्री सिंह ने भविष्य की परियोजनाओं में 90% स्वदेशीकरण का लक्ष्य रखने का आग्रह किया और जहाज पर 2 महिला अधिकारियों के तैनाती के साथ समावेशिता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह 114 मीटर लंबा हाइब्रिड प्रदूषण नियंत्रण जहाज आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रतीक है। इसे तेल रिसाव का पता लगाने और उसे समुद्र से साफ करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। आकाशवाणी समाचार। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा और समुद्र से जुड़े विशेष अभियानों में तटरक्षक बल की भूमिका की सराहना की। मैरीन पोल्यूशन से लेकर कोस्टल क्लीनलीनेस तथा सर्च एंड रेस्क्यू से लेकर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट तक कोस्ट गार्ड की भूमिका मल्टी डायमेंशनल है। जब भी समुद्र में कोई संकट आता है, चाहे वह ऑयल स्पिलिंग का हो, किसी शिप में आग लगने का हो, या किसी का जीवन संकट में हो, या फिर कोई भी समस्या हो, कोस्ट गार्ड सबसे पहले रिस्पांस देता है। यही कारण है कि आज हमारी कोस्ट गार्ड को देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज सुबह 4:17 पर सेंट्रल असम में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र असम के मोरीगांव जिले के पास 50 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के झटके सेंट्रल असम के कई हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर कैपिटल रीजन सहित पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों में भी महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैली और वे अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों भूटान, नेपाल और बांग्लादेश में भी महसूस किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने सराहनीय भूमिका निभाई है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2026 समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उपराष्ट्रपति ने कहा है कि इस अभियान ने देश के राष्ट्रीय सम्मान, संप्रभुता और जनता की रक्षा के प्रति संकल्प को प्रदर्शित किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमले पर चर्चा के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक परिषद के अस्थायी सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है। इस स्थायी सदस्य चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को खतरनाक उदाहरण करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि महासचिव एंटोनियो गुतरेस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मान न होने से बेहद चिंतित है। महासचिव ने वेनेजुएला में मानवाधिकारों और कानून के अनुरूप समावेशी संवाद का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी की वैधता पर चर्चा होगी। हालांकि मित्र देशों से अमेरिका की कड़ी आलोचना की संभावना नहीं है। मादुरो फिलहाल न्यूयॉर्क में हिरासत में है। मादक पदार्थों के आरोपों और अदालत में आज उनकी पेशकश होगी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर वह अमेरिकी योजनाओं में सहयोग नहीं करती है तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लाया गया है। श्री चौहान ने तमिलनाडु के इरोड में किसानों को संबोधित करते हुए योजना में लाभार्थियों के लिए रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, ऐसा संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान समय पर मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि रोजगार मिलने से 15 दिन में लाभार्थियों को राशि का भुगतान नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा ताकि किसानों को लाभ मिलता रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों से सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व देश की सभ्यता की अदम्य भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों में मामले में उमर खालिद और शर्जीन इमाम की जमानत याचिका खारिज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण बोट समुद्र प्रताप का जलावतरण किया। और आज सुबह 4:17 पर सेंट्रल असम में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके सेंट्रल असम के कई हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी महसूस किए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।